तो आप सब्जेक्ट को +2 करते ही आप डिसाइड कीजिए। उस समय आप सिविल सर्विसेज के नोट भी तैयार करते रहें, आप उसको भी साइमल्टेनियसली तैयार करते रहें अपने सब्जेक्ट के साथ साथ में। एंड व्हेन एज सून एज यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू आर प्रिपेयर्ड। जो आपकी फाइनल सर्विस के लिए सिलेक्शन होता है जी, उसका सब्जेक्ट से एज सच कोई कोरिलेशन नहीं है। इनफैक्ट मैंने इंस्टेंसेस देखे हैं कि एक स्टूडेंट उसने बीएससी किया है और उसके बाद वो अपीयर हो रहा है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से अपीयर हो रहा है। सिविल सर्विसेज द ड्रीम ऑफ एवरीवन। जितनी बड़ी, जितनी पावरफुल, जितनी रेप्यूटेड ये जॉब है, उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में इसकी प्रिपरेशन, इसकी सिलेक्शन और इसकी करियर को लेकर। हर तरह के लोग हर तरह की बातें करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। ऐसे में एक फ्रेशर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कब और कैसे इसके लिए आगे बढ़े या फिर ना बढ़े। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम आई हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस, जिनसे मीटिंग करने के लिए, जिनसे इस सेशन के लिए मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, एंड टुडे ही हैज़ गिवन द टाइम। ही इज़ अ सिविल सर्विस ऑफिसर एंड स्टार्टेड हिज जर्नी इन 1986। ये भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, SEZ पॉलिसी और SEZ एक्ट बनाने में सक्रिय रूप से शामिल रह चुके हैं। ही हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट जिनेवा इन WTO, several international interactions, seminars and policy related interaction in more than 20 countries. इतना ही नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके साथ साथ ही हैज वर्कड एज अ डायरेक्टर जनरल एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल ऑफ SEZ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल ऑफ सर्विसेज, सेक्रेटरी APEDA, सेक्रेटरी जनरल अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड मैनी मोर। इसके अलावा ये नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन और उत्तर भारत के दूसरे इकोनॉमिक जोन में जोनल डेवलपमेंट कमिश्नर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। आज हम इनसे समझेंगे कि एक UPSC एग्जाम को क्लियर करना एक स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल है या कितना आसान है। एक स्टूडेंट को कब से सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इज देयर एनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल कोचिंग टू क्रैक UPSC एग्जाम, मेन सब्जेक्ट ड्यूरिंग स्टडीज टू फोकस फॉर UPSC, competition in UPSC exam, overall process from application to selection, rounds in interview and how to clear them, how and when to choose from IAS, IRS, ITS, IFS and many more. Starting jobs and designation, salary structure, cadre, perks and power, एक सिविल सर्विस ऑफिसर कैसे कैसे ग्रो करता है and many more. So without wasting the time, let's welcome the eminent personality and inspiration for all, Civil Service Officer Dr. Lalit Singhal. Sir, बहुत बहुत नमस्कार and welcome to the show. So without wasting the time, let's start with the first question. Thank you so much Mohit ji. First of all, I must convey my thanks to you for inviting me. मुझे इस शो पे आपने इनवाइट किया. I'm grateful to you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. So, sir, first question is, civil services exam is the most challenging exam in the country, and especially for government job entry system. तो एक स्टूडेंट के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल हम कह सकते हैं UPSC एग्जाम को क्लियर करना? मोहित जी, ये एक सच्चाई है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है UPSC का, दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स. दिस इज़ द अगर हम नंबर्स में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख कैंडिडेट्स नॉर्मली UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं, और उसमें से फाइनल जो सिलेक्शन होता है ग्रुप A और ग्रुप B दोनों को मिला के वो लगभग 1000 के आसपास सिलेक्शन होता है. ये नंबर वेरी करता है, कभी 1000 होता है, कभी 1100 होता है, और उसमें भी हम स्टेजेस वाइज अगर देखें तो 5,50,000 में से अप्रोक्सीमेटली प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए वो आपका जो नंबर होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 टाइम्स होता है. तो अप्रोक्सीमेटली 12,000 कैंडिडेट्स प्रीलिम्स से मेन में क्वालिफाई करते हैं. फिर मेन से इंटरव्यू के लिए जो फाइनल नंबर होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स होता है. तो अप्रोक्सीमेटली 2,500 कैंडिडेट्स फाइनली मेन इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, और 2,500 में से फाइनली 1,000 कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेटली सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करते हैं. और ये 1,000 में भी अप्रोक्सीमेटली 700 कैंडिडेट्स हैं वो ग्रुप A के लिए क्वालिफाई करते हैं, जहाँ पे वो अपना कैरियर एज ए क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, और बाकी ग्रुप B में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे वो क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर अपना ज्वाइन करते हैं. ये इंडिकेट करता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जॉब ऑफ इंडिया. जी हाँ. तो सर, आपने जैसे बताया कि कुछ लोग 700 के आसपास ग्रुप A ज्वाइन करते हैं, 300 के आसपास ग्रुप B ज्वाइन करते हैं. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रुप A गजेटेड ऑफिसर एंड ग्रुप B गजेटेड ऑफिसर? जो ग्रुप A सर्विसेज में ज्वाइन करते हैं दे स्टार्ट देयर कैरियर एज ए क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर, और जो ग्रुप B में ज्वाइन करते हैं वो अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं एज ए क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर. तो डिफरेंस क्या है सर? क्या सैलरी का डिफरेंस है, पर्क्स का डिफरेंस है? सैलरी में भी डिफरेंस होता है और प्रमोशंस में भी डिफरेंस होता है कि अल्टीमेटली आप
मान के चलें कि ग्रुप बी सर्विस में जो ज्वाइन करते हैं वो आप अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 ईयर्स आप करियर में पीछे चलते हैं. तो सपोज 1000 स्टूडेंट्स आर देयर इन द रेस एंड हाउ वन स्टूडेंट सेलेक्ट्स दैट ही और शी शुड गो फॉर ग्रुप ए और ग्रुप बी. देखिए, जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है और उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होना आता है, उससे पहले आप अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं. और जो प्रेफरेंसेस देते हैं उसमें आपके रैंक के हिसाब से आउट ऑफ 1000 जो फाइनली सिलेक्ट हुए उसमें आपका रैंक क्या है उसके हिसाब से और आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से सर्विस एलोकेट होती है. उस पर डिपेंड करते हैं. अब मान लीजिए आप फर्स्ट 100 में हैं, फर्स्ट 200 में हैं, फर्स्ट 300 में हैं, फर्स्ट 400 में हैं. डिपेंडिंग अपॉन दैट यू आर एलोकेटेड ग्रुप ए सर्विसेज और ग्रुप बी. अगर 1000 में सपोज आपका रैंक 800 है तो नेचुरली यू कैन नॉट बी गिवन ग्रुप ए सर्विस, देन आप ग्रुप बी में चले जाएंगे. सो माई सेकंड क्वेश्चन इज सर कि एक स्टूडेंट को कब से पता चले कि उसको सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर देनी चाहिए? इट इज़ स्कूल टाइम बेटर और ग्रेजुएशन टाइम इज़ बेटर? आई वुड सजेस्ट कि जैसे वो ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं जी, उस समय उनको सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी चाहिए जी. उसके लिए उसका एक रीज़न ये है कि सिविल सर्विसेज में आप मेन एग्जाम में आप एक सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं जी. मान लीजिए आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी हो सकता है या आपका सोशियोलॉजी हो सकता है या आपका कॉमर्स हो सकता है. तो जो भी सब्जेक्ट आप सिविल सर्विसेज में लेना चाहते हैं जी, आइडियल ये है कि आप ग्रेजुएशन में अगर आप ये मानते हैं कि सिविल सर्विसेज आपका कैरियर है जी, तो आप सब्जेक्ट को +2 करते ही आप डिसाइड कीजिए. जी, उसके हिसाब से फिर आप उस सब्जेक्ट में एडमिशन लीजिए जी, और उस सब्जेक्ट की आप तैयारी फर्स्ट ईयर से ही करते रहें. फॉर एग्जांपल अगर आप साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं जी, तो आप उसी समय जैसे ही आप साइकोलॉजी में एडमिशन लीजिए, आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जहाँ पे जाते हैं आप उसका सिलेबस देखिए कि क्या उसका सिलेबस सिविल सर्विसेज के सिलेबस से अलाइंड है. जी, और वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में जब आपको टीच किए जाते हैं उस समय आप सिविल सर्विसेज के उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली आप सिविल सर्विसेज के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर देखिए और जैसे ही आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है आपके सामने, उस समय आप सिविल सर्विसेज के नोट भी तैयार करते रहें. इस तरीके से अगर आप करते हैं तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है आपका वो सब्जेक्ट जो सिविल सर्विसेज में मेन सब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है. साइमल्टेनियसली आप ग्रेजुएशन में अब सब्जेक्ट के साथ साथ में जनरल स्टडीज़ की तैयारी भी करते रहें. जनरल स्टडीज़ इनफैक्ट जैसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि सिविल सर्विसेज मेन में जनरल स्टडीज़ जो है वो 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं जी. तो आप उसको भी साइमल्टेनियसली तैयार करते रहें अपने सब्जेक्ट के साथ साथ में. और आप करंट अफेयर्स के लिए इकोनॉमिक टाइम्स डेफिनेटली आप पढ़ते रहें. इकोनॉमिक टाइम्स दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई वुड एम्फेसाइज इकोनॉमिक टाइम्स आप डेफिनेटली आप पढ़ते रहें. बाकी और नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ते रहें. करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैगजीन्स वगैरह जो हैं वो आप पढ़ते रहें. तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है वो दैट कंटिन्यूज फॉर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 years. And when as soon as you complete your graduation, you are prepared. And then depending upon your requirement, आप सोच सकते हैं कि आपको कोचिंग लेना है या नहीं लेना है. कोचिंग का सिलेक्ट करके आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और देन यू आर प्रिपेयर्ड फुल. राइट सर, जैसे आपने बताया कि सिविल सर्विसेज में एक पर्टिकुलर एग्जाम पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर हम फोकस कर लें, तो ये कैसे पता चले कि साइकोलॉजी ही रिक्वायर्ड है आईएएस बनने के लिए या फिर आईआरएस बनने के लिए ये सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है? तो हर सेगमेंट के अपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट होते हैं कि अगर आपको आईएएस कैडर में जाना है तो ये सब्जेक्ट, ये कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, जो आपकी फाइनल सर्विस के लिए सिलेक्शन होता है जी, उसका सब्जेक्ट से एज सच कोई कोरिलेशन नहीं है. ओके. आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स विच यू स्कोर इन द मेन एग्जाम एंड द इंटरव्यू एग्जाम्स, उसके डिपेंड करके उसके टोटल के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है. और उसके बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट रैंक यू आर गेटिंग उसके हिसाब से आपका सर्विस का एलोकेशन होता है. आप आईएएस में जाते हैं या आईपीएस में जाते हैं या आप इंडियन ट्रेड सर्विसेज में जाते हैं या आप कस्टम्स में जाते हैं या ऑडिट एंड अकाउंट्स में जाते हैं, उसका इससे कोई संबंध नहीं है कि आपने साइकोलॉजी लिया है या कॉमर्स लिया है या सोशियोलॉजी लिया है या इकोनॉमिक्स लिया है या मैथ्स. दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. लेकिन ये आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सिविल सर्विसेज परस्पेक्टिव, क्योंकि ये आपको देखते हुए कि कहाँ पे आप कंफर्टेबल है, कहाँ पे आपका एप्टीट्यूड है, किस सब्जेक्ट में आप
कि आपकी नॉलेज ज़्यादा है, क्योंकि सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है। सर स्टूडेंट सिलेक्शन कर सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही? जी हाँ, अच्छा। ये डिसीजन स्टूडेंट को ही लेना होता है कि किस ठीक है। सब्जेक्ट में आप अपियर होना चाहेंगे। ऐसा नहीं है सिविल सर्विसेज या यूपीएससी के एग्जाम के लिए आपको पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट पहले से डिसाइडेड है उनमें ही प्रिपेयर करना पड़ेगा? नहीं, ओके। ऐसा नहीं है। जी। एक इनफैक्ट मैंने इंस्टेंसेस देखे हैं कि एक स्टूडेंट उसने बीएससी किया है जी और उसके बाद वो अपियर हो रहा है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से अपियर हो रहा है। जी जी तो इसलिए आपने कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए हैं उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि इसकी बजाय जी कि आप ग्रेजुएशन एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से करें और उसके बाद डिसीजन लें कि कौन सा सब्जेक्ट लें। आप ग्रेजुएशन का डिसीजन लेते समय ही आप सब्जेक्ट को डिसाइड कीजिए। Right. स्पेंड योर टाइम केयरफुली, जी। एनालाइज योर बेट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जी। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिसीजन एट दैट स्टेज। राइट। So when you decide at that stage what subject it is, then you are giving yourself 3 years or 4 years for preparation of that subject. जी। कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं सर इसमें? सभी सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है सिविल सभी सर्विसेज subjects का ऑप्शन। यस, मैथ्स, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, ओ एवरीथिंग एवरीथिंग। एवरीथिंग। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था शायद साइंस के सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता सिविल सर्विसेज का। नहीं, सिविल सर्विसेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट यू हैव टू बी ए ग्रेजुएट राइट। and it's absolutely your choice which subject you want to go for. Right. Thank you, sir. My third question is, sir, is there any actual requirement of external coaching to crack UPSC exam? क्या कोचिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या स्टूडेंट अपनी तैयारी के साथ भी कर सकता है, खुद से तैयारी करके भी कर सकता है? देखिए, आई वुड नॉट से कि कोचिंग कंपलसरी है। जी ये स्टूडेंट अगर चाहें तो अपने आप भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में कोचिंग डेफिनेटली डिजायरेबल है। डिजायरेबल। उसका रीज़न ये है कि आप कोचिंग में जाते हैं तो कोई भी कोचिंग है एक वो स्पेशलाइज्ड कोचिंग है। जी उन्होंने सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखा है, उन्होंने पिछले साल्स के ट्रेंड देखे, उनके पेपर्स देखे, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो Guidance- करते हैं, guidance- गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो नोट प्रोवाइड करते हैं, आपको नोट देते हैं, आपका एक ओरिएंटेशन बताते हैं जी और उसको आपको ये गाइड करते हैं कि आपके ये क्वेश्चंस है, आपको कितना टाइम उस पर डिवोट करने हैं। दे गिव यू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दैट। सो इसलिए आई वुड से कि कोचिंग एक डेफिनेटली डिजायरेबल है। जो आपने तैयारी की है, जो मैंने कहा कि आप ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल उसमें आप किए, वो आपको मोल्ड कर लेते हैं सिविल सर्विसेज के हिसाब से। लेट्स टेक अ पॉज हियर। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ललित सर से जाननी है। We will continue our standout discussion with him in the upcoming episode. So don't go anywhere. Stay tuned with Career Jano.